लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. Dear friends, in today's video lecture, we will discuss has and have. आपको मैं बता दूं, आपके स्पोकन इंग्लिश में कभी कभी आप ऐसे बोलते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है. ओके, तुमने अपना घर बेच दिया है, उसे ऑफिस जाना पड़ता है. सो इन्हें हम इंग्लिश में कैसे बोलें? उसके पास धैर्य की कमी है, मेरे पास आत्मविश्वास है. सो इन सारे सेंटेंसेस को इन स्पोकन इंग्लिश हाउ कैन वी स्पीक बेटर, इन सब के लिए आज का ये सेशन आपके लिए है. सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन, एंड इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस हैज एंड हैव. एंड आपको बता दूं मैं कि इसकी 3 केसेस हैं. वी आर गोइंग टू actually learn 3 cases of has and have. The first case is has have, had, shall have, will have, and noun. And the second case that we have to study, and that one is has have, had, shall have, will have, and third form of the verb. And the last case means the third case is has have, had, shall have, will have, plus 2, and we are going to use the first form of the verb. So dear friends, इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में और डिटेल बताऊं, जरूरी हो जाता है कि पहले हम कुछ इनके बारे में जान लें. डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो हैज और हैव है, ये प्रेजेंट की वर्ब है. प्रेजेंट, हैज एंड हैव ये प्रेजेंट की वर्ब है, जबकि जो हैड है वो पास्ट होता है. एंड shall have, will have आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये फ्यूचर होते हैं. तो आपको मैं बता दूं, has have present, had past, shall have और will have future. ठीक वैसे ही आप यहाँ भी देख लें. अब आप सीक्वेंस कर सकते हैं, इन्हें एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं. आप पाएंगे कि ये प्रेजेंट की वर्ब्स हैं, ये पास्ट की और ये फ्यूचर की. अब दूसरी बात कि हम इन्हें कैसे यूज में लाते हैं, जो हमारे इंग्लिश ट्रांसलेशन होते हैं, या फिर मैं कहूँ स्पोकन इंग्लिश में हम इनका कैसे यूज करते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा. सो डियर फ्रेंड्स, today's segment means today's video lecture is going to be very useful for you, so watch it very carefully. तो इसे आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा. एंड अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then do subscribe this channel so that you may get more and more videos, ताकि आप नोटिफिकेशंस पा सकें. एंड सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल. सो डियर फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू. आइए हम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि कहीं पर हैज हैव, हैड या शैल हैव, विल हैव लगा है और उसके बाद किसी नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी नाउन का यूज किया गया है, तो वो फर्स्ट केस में होता है. जैसे मैं एक लिख रहा हूं, आई हैव नो मनी. ये सेंटेंस आप देखें. या मैं ऐसे लिखूं, सी हैज ए कार. अब आप देखें, ये हैज हैव, मैंने कहा था ना कि आप हैज हैव के बाद जब नाउन आती है, देखिए कार क्या है, नाउन है. तो नाउन आती है तब जो मीनिंग निकाली जाती है, पास रखने से निकाली जाती है. पास रखने से, अर्थात जब किसी के पास कुछ होता है, जब उसे ये दर्शाना होता है, ये दिखाना होता है कि उसके पास कुछ है, तब आप उसके लिए हैज हैव, हैड, शैल हैव और विल हैव का यूज करते हैं. मीन्स प्रेजेंट में अगर कुछ आपको पास दिखाना होता है तो आप हैज हैव का यूज करते हैं. पास्ट में कुछ पास दिखाना होता है तो हैड का यूज करते हैं. और अगर फ्यूचर में आपको कुछ दिखाना हो तो आप वहां पर शैल हैव या
विल हैव का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं आपका ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अंग्रेजी को बहुत ही आसान भाषा में सीखते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है इंग्लिश इज इजी विद सुशील। डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ कि कहाँ पर आप हैज हैव का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर आप हैड का प्रयोग करते हैं और कहाँ पर आप शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर प्रेजेंट में आप कुछ दिखा रहे हैं पास, मैं कह रहा हूँ आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, आपको ये कहना है कि मेरे पास आत्मविश्वास है, तो आप कहेंगे आई हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। कहने का मतलब ये है कि आपको प्रेजेंट में कुछ पास्ट दिखाना है तो आप हैज हैव का प्रयोग करेंगे, अगर आपको पास्ट में कुछ पास्ट दिखाना है आप हैड का प्रयोग करेंगे, और अगर फ्यूचर में आपको कुछ पास्ट दिखाना है, अपने कुछ रखना है, तो उसके आप शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करेंगे। यू हैड नो बिग हाउस, तुम्हारे पास बड़ा घर नहीं था, ये मैंने पास्ट की बात की। और अगर आपको कहना है कि तुम्हारे पास ढेर सारा पैसा होगा, तो आप कहेंगे यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी। मीन्स अगर आपको फ्यूचर में कुछ पास्ट दिखाना है तो आप शैल हैव विल हैव का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट में कुछ पास्ट दिखाना है तो आप हैज या हैव का यूज करेंगे, और अगर आपको पास्ट में कुछ पास्ट दिखाना है तो आप हैड का प्रयोग करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, पहली जो केस हमारी है वो यही है कि जब प्रेजेंट में आप कुछ पास्ट दिखाते हैं अपने, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए बिग कार, मेरे पास एक बड़ी कार है। तो कहने का मतलब जब आप प्रेजेंट में कुछ पास्ट दिखाते हैं तो आप हैज हैव का प्रयोग करते हैं, पास्ट में अपने पास कुछ दिखाते हैं या कुछ पास्ट दिखाना होता है तो आप हैड का प्रयोग करते हैं। वहीं पर फ्यूचर में जब आप कुछ पास्ट दिखाते हैं, भविष्य में कुछ आप पास्ट दिखाते हैं अपने, तो आप उसके लिए शैल हैव या विल हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन याद रहे कि आप उसके बाद नाउन का प्रयोग करते हैं, जो चीज़ आपके पास है उसके लिए आप फिर ये पहली केस का यूज करते हैं। ओके, सो आई थिंक ये पहला पॉइंट आपके लिए क्लियर हो चुका है, एंड आई थिंक आई नीड नॉट मेक मोर एक्सप्लेनेशन, मुझे और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो लेट अस कम टू द सेकेंड वन केस, एंड द सेकेंड वन केस हमारी है वो है कि हम हैज हैव हैड शैल हैव विल हैव के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अब देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स कैसे बदल जाते हैं। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं कि यू हैव सोल्ड योर हाउस। अब इस दूसरे सेंटेंस को आप देखिए, वॉच दिस सेकेंड सेंटेंस वेरी केयरफुली and see the difference between the first one and the second one। and आप second one में और first one में जो difference पाएंगे, जो अंतर पाएंगे, वो ये पाएंगे कि इस sentence में has have के बाद कोई noun है, noun में संज्ञा है। जैसे I have a book, I have a book, मेरे पास एक किताब है। You have a pen, तुम्हारे पास एक पेन है। तो इसके बाद यानी has have, had, shall have, will have के बाद जब आप noun पाते हैं तो वो चीज किसी के पास हो जाती है। आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली से आई हैव अ डॉग, आप समझते हैं। ओके, तो कहने का मतलब जब हैज हैव हैड शैल हैव विल हैव के बाद नाउन आती है तो वो उसके पास होती है, कर्ता के पास हो जाती है, वो भी सब्जेक्ट यहाँ का रहेगा। लेकिन जब हैज हैव हैड शैल हैव विल हैव के बाद वर्ब आती है, ये देखिए सोल्ड आई है, ये एक्चुअली सेल की थर्ड फॉर्म है, सेल सोल्ड शोल्ड। अब देखिए आप कि ये हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और आप जान लें कि ये एक्चुअली परफेक्ट की कंडीशन है, परफेक्ट की केस है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये हैज हैव हैड, हैज हैव तो जो आप जानते हैं प्रेजेंट, हैड पास्ट, और शैल हैव विल हैव फ्यूचर। तो जब है इनके बाद वर्ब आएगी, वर्ब यानी ये वर्ब आएगी, तो किसी फॉर्म में ना करके सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म में आएगी। आपको मालूम होना चाहिए नाउन तो अपने ही केस में आती है। ओके, नाउन के मैं जानना नहीं चाहूँगा, कोई नाउन की तो थर्ड फॉर्म होती नहीं है, आप बेहतर जानते हैं कि नाउन के 5 केसेस होते हैं, नाउन के 6 यूजेस होते हैं। तो वो दूसरी बात है, वहाँ मैं आपको नहीं ले जाना चाहता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे आप देखें नाउन तो अपने ही रूप में आती है, बट अगर वर्ब आती है तो वो अपने थर्ड फॉर्म में आती है। और आपको मैं बता दूं कि ऐसी कंडीशन में वह परफेक्ट की क्रिया होती है, परफेक्ट होती है। ये देखिए थर्ड फॉर्म आई है, तो जब हैज हैव हैड शैल हैव और विल हैव के बाद वर्ब आती है तो वो थर्ड फॉर्म में आती है, और मीनिंग
जो आप निकालते हैं वो कुछ यूं निकालते हैं, चुका, चुकी, चुके, आया गया, लिया दिया, खाया पिया। मतलब ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं होगा, कि चुका था, चुकी थी, चुके थे होगा, कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अर्थात जब हैज हैव होगा, या जैसे यहाँ पे आप बात करें, यू हैव सोल्ड योर हाउस, मतलब तुमने अपना घर बेच दिया है। दिया है क्योंकि हैज हैव क्या है, ये प्रेजेंट की वर्ब है, प्रेजेंट की वर्ब है। ओके, हैज हैव प्रेजेंट की वर्ब है। तो प्रेजेंट के लिए आप क्या यूज करते हैं, बेसिकली आप है यूज करते हैं। पास्ट के लिए आप क्या यूज करते हैं, आप था यूज करते हैं। और फ्यूचर के लिए आप क्या यूज करते हैं, गागी के यूज करते हैं। मतलब अगर प्रेजेंट है तो आप क्या करेंगे, तुमने अपना घर बेच दिया है, दिया आना ही चाहिए। और चूंकि हैज हैव है तो प्रेजेंट है, तो आपको क्या आगे लगाना पड़ेगा, तुमने अपना घर बेच दिया है। मतलब आप समझ रहे हो। अभी ये ऐसा होता कि यू हैड सोल्ड योर हाउस, तो आप इसको क्या करते, तुमने अपना घर बेच दिया था। आप समझ रहे होंगे था क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये हैड पास्ट है। और ऐसे ही फ्यूचर, जैसे मैं कहूं कि यू विल हैव गॉन देयर, तुम वहां जा चुके होंगे। कहने का मतलब ये है कि जब इनकी क्रियाओं के साथ यानी हैज हैव, हैड, शैल हैव और विल हैव के बाद जब आप वर्ब का यूज करते हैं तो वो थर्ड फॉर्म में आती है। और थर्ड फॉर्म की वर्ब फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे का प्रयोग करता है। राइट, तो इनसे आप दो चीजें आप सीख गए। एक तो आप हैज हैव के बाद जब नाउन आती है तब आप उसका मीनिंग पास रखने से निकालते हैं। राइट, एंड जब आप हैज हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव के बाद वर्ब लेते हैं तो वो एक्चुअली थर्ड फॉर्म में आती है और वो परफेक्ट बन जाती है। वो प्रेजेंट परफेक्ट बन सकती है। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो पास्ट परफेक्ट बनता है। और शैल हैव, विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो फ्यूचर परफेक्ट बनता है। और उसका जो मीनिंग निकालते हैं हम, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या चुका था, चुकी थी, चुके थे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे निकालते हैं। तो आप डिफरेंस मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड that all of you are getting my points, and basically very easily you are learning English, and definitely after this class you are going to try to speak English in a very better and effective way, so that आप ढेर सारा चीजें सीखते रहें। और हम तीसरे केस पर आते हैं, द थर्ड केस वी हैव टुडे, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन केस ऑल्सो, एंड इसका हमको अपने डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन में इम्प्लीमेंट करना है, इन्हें सीखना है। तो अब मैं आते हैं तीसरे पॉइंट पे। उसका लिखा है कि उसे ऑफिस जाना पड़ता है, और फिर उसे ऑफिस जाना पड़ता है। आप इसमें देखो कि बेसिकली एक यहाँ पे जो है एक जो सेंस है वो क्या है, पढ़ता है। पढ़ता है मीन्स आप जानते हैं कैसे पढ़ता है का मतलब होता है कि ये उसकी मजबूरी है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे 4 बजे उठ जाना पड़ता है, मुझे 4 बजे उठ जाना पड़ता है, मैं चाहता हूँ। इसमें एक सेंस है कि मैं उठना नहीं चाहता, बट रिमेंबर कि मैं उठ जाता हूँ भाई। मैं दूसरा थोड़ा हट के बोलूँ, सेंटेंस के इन व्यू से छोड़ करके मैं दूसरे रूप में बोलूँ तो भाई यू मस्ट नो दैट मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, एंड आप जानते हैं। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि मुझे 4 बजे उठ जाना पड़ता है तो ये दैट मीन्स कि मैं नहीं चाहता, एंड ये मेरी मजबूरी है। मैं ऐसे कहूँ कि मैं ऐसे एक सेंटेंस लिखूँ, उसे अपना घर बेचना पड़ा। अब आप थोड़ा सा इधर देखें। सो डियर फ्रेंड्स, एक चीज तो आपको क्लियर रखनी चाहिए कि दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पोकन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं एंड अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश इन अ वेरी इफेक्टिव वे, सो दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप इन पॉइंट्स को नहीं जानते, इनके प्रॉपर, इफ यू डोंट नो द प्रॉपर यूज ऑफ देम, इफ यू डोंट कैन यूज देम इन अ प्रॉपर वे,
सो यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसे अपना घर बेचना पड़ा। अब आप देखिए, बेचना पड़ा, आप जानते हैं कि ये पास्ट है, पास्ट टेंस। भाई उसे रोना पड़ा, रो देना पड़ा, ऐसे उसे अपने घर जाना पड़ा, तो ये कैसे सेंटेंसेस हैं? ये पास्ट है, पास्ट, ये टेंस पास्ट है, पास्ट। ओके, प्रेजेंट में मैं कहूँ कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ये क्या है? ये क्या है? ये प्रेजेंट है। ओके, तो ये मजबूरी का नाम है। देखिए, बेचना पड़ा, वो बेचना नहीं चाहता था। आप जानते हैं बेचना पड़ा में एक सेंस है। और आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश जो होती है उसमें भाव बोला जाता है, भाव ट्रांसलेट किया जाता है, भाव को ही हम कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, ना कि हम भाषा को। भाषा को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कन्वर्ट हिंदी लैंग्वेज टू इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ, एक्चुअली हम भाव को कन्वर्ट करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये पास्ट की मजबूरी है। मजबूरियां प्रेजेंट में हो सकती हैं, पास्ट में भी हो सकती हैं और फ्यूचर में भी हो सकती हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट की जो मजबूरी है उसे दिखाने के लिए आप हैज टू या हैव टू, पास्ट की मजबूरी को दिखाने के लिए हैड टू, और फ्यूचर की मजबूरी को दिखाने के लिए शैल हैव टू या विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रेजेंट की मजबूरी को दिखाने के लिए हैज टू या हैव टू, पास्ट की मजबूरी को दिखाने के लिए हैड टू, और फ्यूचर की मजबूरी को दिखाने के लिए शैल हैव टू या विल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात हो गई। उसे अपना घर बेचना पड़ा, मैं ऐसे लिखूं ही, और आप अब क्या करेंगे? ये चूंकि पास्ट की मजबूरी है तो आप यहाँ क्या लगाएंगे? हैड टू। ओके, एंड आप देखिए वर्ब कैसी लगानी है? फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, हैड टू, और यहीं पे मैंने क्या कहा? सेल हिज हाउस। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे मैं ऐसे करूं, ही हैड सोल्ड हिज हाउस। आप देखिए डिफरेंस आपको मालूम हो रहा होगा। यहाँ पे आप देखिए इस सेंटेंस और इस सेंटेंस के डिफरेंस को, बेसिक डिफरेंस को। सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस एंड यू विल फाइंड कि देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस। यहाँ पे आप क्या देखते हैं? हैड, ही यहाँ भी है, यहाँ भी है, हैड यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसा क्यों? यही एक्चुअली डिफरेंस है। यहाँ देखो टू लगा हुआ है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब इसको आज ही नहीं, अपने पूरे इंग्लिश के कैरियर में सदैव याद रखिएगा कि जो टू होता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ टू नहीं लगा है, यहाँ थर्ड फॉर्म लगा है। और मैंने आपको बताया था कि ये पास्ट परफेक्ट है। हैड सोल्ड, ही हैड सोल्ड, ही हैड गॉन, आई हैड टोल्ड यू। ओके, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या है? ये परफेक्ट की क्रिया है। और बेसिकली ये हैड लगा है तो ये पास्ट परफेक्ट है। वह अपना घर बेच चुका था। यू अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, ही हैड टू सेल हिज होम, मतलब ये क्या है? ये उसकी मजबूरी थी। वह अपना घर बेच चुका है, ये तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन ही हैड टू मतलब उसे बेचना पड़ा, क्या? अपना घर। मतलब कहने का ये है कि जहां पर हैज टू हैव टू का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं कहूँ कि सी हैज टू कम हियर डेली, उसे यहाँ रोज आना पड़ता है। मैं दूसरा कहूँ आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे जाना है। ओके, तो मैं ऐसे कहूँ कि यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली, यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली। आप जान रहे होंगे मजबूरी किस टेंस की? ये हैव टू लग रहा है तो ये मजबूरी प्रेजेंट की है। यू हैव टू सपोर्ट योर फैमिली, तो मतलब तुम्हें अपने फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है। मतलब कहने का ये है कि जब आप प्रेजेंट की कोई मजबूरी दिखाएंगे तो वहाँ आप हैज टू या हैव टू का यूज करेंगे। पास्ट की कोई मजबूरी दिखाएंगे तो वहाँ आप हैड टू का प्रयोग करेंगे। और अगर फ्यूचर टेंस की कोई मजबूरी आप दिखाते हैं तो वहाँ पर आपको शैल हैव टू या विल हैव टू का प्रयोग करना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आप समझ रहे होंगे मैं आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ एंड व्हाट
कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इन चीज़ों को अपने डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन यूज़ देम इन योर डे टू डे इंग्लिश कन्वर्सेशन। एंड यहाँ पे आप देखिए, जहाँ पर आपको प्रेजेंट में मजबूरी दिखानी होगी वहाँ पर आप हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे। पास्ट में जब मजबूरी, जैसे मैं कहूँ कि ही हैड टू वीप, उसे रोना पड़ा, ही हैड टू वीप। या मैं ऐसा कहूँ कि आई हैड टू लीव, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू लीव, हैड टू लीव, ओके। एंड मैं आपसे ऐसा कहूँ कि यू विल हैव टू गो, तुम्हें जाना होगा या तुम्हें जाना पड़ेगा। कंफर्म आप समझ रहे होंगे कि जहाँ फिर 3 केसेस जो आप समझ गए वो ये है कि तीनों केसेस को आप अच्छे समझ गए होंगे कि पहली जो केस है कि हैज हैव यानी प्रेजेंट, पास्ट में हैड और शैल हैव विल हैव के बाद जब नाउन का यूज किया जाता है तो वो कुछ पास रखने से उसका जो अर्थ है वो लगाया जाता है। जबकि अगर इन्हीं क्रियाओं के बाद यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की इन्हीं क्रियाओं के बाद जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो मीनिंग हमारी चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसे लगाते हैं। और अगर फ्यूचर में यानी इन्हीं क्रियाओं को अगर हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज करके जब टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो वो एक्चुअली मजबूरी दिखाने लगता है। तो इन तीनों का अच्छे से प्रयोग करें। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें या एक नोटबुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए ताकि आप इनके यूजेस को अपने नोटबुक में लिख सकें। एंड आफ्टर दिस क्लास यू कैन यूज देम इन योर डे टू डे इफेक्टिव इंग्लिश बिकॉज English is easy with Sushil. So I think you are not going to face any kind of problem in all these 3 cases of has and have. And basically these are the basic rules to speak English, and these rules are very important for spoken English. Okay, spoken English and also written English के लिए these things are very important. So आप जानते हैं इन्हें आपको अच्छे से समझना है और बार बार अपने यूज़ में, एक्सरसाइज में ले आना है। डियर फ्रेंड्स, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर इंतज़ार करूँगा कि आप तीनों केसेस के एक एक सेंटेंसेस ज़रूर लिखें। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उन सेंटेंसेस को देखूँगा। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अपने कमेंट्स लिखते हैं और उन कमेंट्स को मैं देखता हूँ। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस क्लास जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। और याद रखें, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं आपका वेट कर रहा हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। कल के सेशन में हम फिर मिलते हैं। होप सेम टाइम, सेम प्लेटफॉर्म। एंड बिफोर वाइंडिंग अप द क्लास आई वुड लाइक टू रिपीट दोज 2 लाइन्स कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आप लड़ते रहें, संघर्ष करते रहें, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष समाप्त हो गया तो समझ लीजिए जीवन नहीं रहा। जब तक परेशानियां हैं, जब तक संघर्ष है, जब तक आप लड़ रहे हैं, ये समझ लीजिए आप जिंदा हैं। संघर्ष नहीं तो जीवन नहीं। ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें, संघर्ष करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मीट यू अगेन टुमारो, सेम टाइम, सेम प्लेटफॉर्म।